प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। पिछले एक हफ्ते से जो मामला वीडियो स्कैंडल के हवाले से चल रहा है, उसमें आज दो सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और 3 रुकनी बेंच इसके समाअत करेगा। समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि आप इस मामले को देखें, इसकी इंक्वायरी कराएं, ये तौहीन अदालत हुई है। उस पर समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर लिया गया इस दरख्वास्त को, और 16 जुलाई को इसकी इस पर समाअत होने जा रही है। ये एक अलग मामला है, इस पर फ़रूक नसीम साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा देखेंगे कि सेनेट में एक तो चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने के लिए अपोजिशन सरगर्म है, लेकिन इमरान खान कॉन्फिडेंट है बावजूद इसके कि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी पता है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसके बावजूद वो डिप्टी चेयरमैन जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं। तो किस बुनियाद पर? ये हुकूमत के जहन में क्या है? अपोजिशन इसको यूँ देख रही है। अपोजिशन का ख्याल ये है कि अगर इसके बावजूद हमारी तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाती है साजिद संजानी साहब पर, तो इसका मतलब है कि फिर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, फिर मंडी लगी है, फिर ख़रीदो फरोख्त हुई है, और हुकूमत पर इल्ज़ाम यह अपोजिशन का कि हुकूमत ऐसा करने का इरादा रखती है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं, खुशामदीद शहबाज गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब आपको खुशामदीद। शैला रज़ा साहब मौजूद हैं और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़रा इन तमाम चीज़ों पर आने से पहले एक नाम जो आज लिया गया बयान हल्फी में नासिर जंजुआ का, उस पर कयास आराइयाँ होती रहीं। तो एक तो हम अभी अपने बुलेटिन्स में आपको दिखा भी रहे थे कि नासिर जंजुआ कौन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं तफसील से आपको बताना चाहता हूँ। ये पहले भी एक तस्करा आया था, जब आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की नासिर जंजुआ से 5 घंटे तवील मुलाकात हुई है, तो उस पर 2-3 दिन कयास आराइयाँ होती रहीं। पहले तो आज जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल हुआ कि नासिर जंजुआ कौन है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका क्या जवाब दिया, ज़रा ये सुन लीजिए। मैं एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है, ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते। इनका जिक्र पहले भी एक दफ़ा आया था नासिर जंजुआ साहब का कि नवाज शरीफ साहब ने 5 घंटे तवील मुलाकात की है। चहमा गोइयाँ होने लगी कि सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात हुई है, तो 5 घंटे की मुलाकात में क्या हुआ। तो हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस नासिर जंजुआ से मुलाकात हुई थी। निज़ामी साहब और मैं उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, तो ज़रा देखिए हमने आपको उस वक्त 1.5 साल पहले क्या बताया था इनके बारे में। कल आपने कहा था कि नासिर जंजुआ साहब की मुलाकात नहीं हुई, और आज आप कह रहे हैं कि नासिर जंजुआ साहब की मुलाकात हुई, तो ये क्या माजरा है? मैं अभी भी कायम हूँ कि नहीं हुई, और मैं ये भी खबर देता हूँ कि हुई है। अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा ज़रा ग्लिच है कि जिस नासिर जंजुआ साहब से उनकी मुलाकात हुई है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एडवाइज़र नहीं है। वो मुख्तलिफ नासिर जंजुआ, देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो। ये भी एक पाकिस्तान की एक मुख्तदर शख्सियत है। इनका नाम है नासिर जंजुआ, से मैंने कहा। एक कंपनी है मिड जैक, उसका नाम है। अब मिड जैक से आप लगेगा कि कोई अमेरिका की कंपनी है। ये पाकिस्तान की कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ी। आपको पता है जो कामरा एयरबेस है, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो इन्होंने बनाई है। बहुत सारी सड़कें बनाई। इस्लामाबाद जाए तो आपको मिड जैक हाउस नज़र आता है। ये उसके मालिक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चलें, ये तो हो गई नासिर जंजुआ साहब की कहानी। मैंने शुरू में इससे दिखा दिया है कि जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हो तो जहन में बिल्कुल व्यूअर से क्लियर हो कि नासिर जंजुआ साहब कौन हैं, जिनका बार बार जिक्र आता रहा। एक तो नासिर भट्ट का आ रहा है, दूसरा नासिर जंजुआ का आ रहा है कि ये लोग जो हैं वो ऑफर्स करने वालों में शामिल थे, जो जज पर दबाव डालने वालों में शामिल थे, अरशद मलिक साहब पर। अब आ जाते हैं ज़रा गुफ्तगू पर। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जो सबसे प्रोमिनेंट आज मौक़िफ़ इख्तियार किया गया PMLN की जानिब से, वो ये था कि चूंकि जज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर दिया गया है, तो फैसला भी अब जो है वो कलअदम हो गया है ऑटोमेटिकली। ये उनका मौक़िफ़ था कि ऑटोमेटिकली कलअदम हो गया है, और नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तौर पर इस वक्त हिरासत में रखा हुआ है। नहीं जी, ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है। कानूनी पोजीशन ऐसी नहीं है। जज साहब को जो ओहदे से सुबुकदोश किया गया है वो एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से है। जज साहब जब आए थे, ये लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में थे। ये एक परमानेंट सेशन जज हैं और एहतसाब अदालत में तैनाती के लिए इनकी खिदमात हासिल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, और ये इधर तैनात हो गए थे। अब इनको वापस इनके पेरेंट डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया है। वहाँ पे कहीं पे इनकी किसी ज़िले में तैनाती हो जाएगी।
ये इंसाफ का तकाजा होता है जब किसी शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, वो इल्ज़ाम सही हो या गलत हो वो तो बाद में डिटरमिन होगा, तो उसको उस ओहदे पर रखना जो है वो मुनासिब नहीं है और ये एक बड़ी रूटीन की कार्रवाई है। और अदरवाइज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अरशद मलिक साहब हैं वो आजकल आसिफ जरदारी साहब का केस सुन रहे हैं, फरियाल तारपुर का सुन रहे हैं, और भी एहतसाब के बड़े बड़े स्कैंडल ज़ेर इल्तिवा थे उनके सामने। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इंसाफ बाकी केसों में भी न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। तो बुनियादी तौर पर कि जज साहब को वैसे साहब बुनियादी तौर पर आपके ख्याल में एहतसाब जज साहब से को हटा जिम्मेदारी दिए, से हटाने का नहीं, मकसद ये होगा, दो चीजें हो सकती है ना, एक ये हो सकता है, वजह ये हो सकती है कि शफाफ इंक्वायरी हो सके, इसलिए जो कि हमेशा मुतालबा करते हैं कि किसी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी है तो उसको जरा ओहदे से हटा दें, फिर इंक्वायरी करें, अच्छे तरीके से इंक्वायरी हो जाए, ये वजह है, या उनको गिल्टी करार देता है जो PMLN समझ रही है कि उनको गिल्टी करार देकर हटा दिया गया। तो क्या गिल्टी करार देकर हटा दिया गया है? नहीं, गिल्टी नहीं करार दिया गया। गिल्टी एक जुबानी रिटर्न जवाब की बेस पर किसी को गिल्टी नहीं करार दिया जा सकता, वो तो एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी END रूल्स के अंदर, उसमें ये डिटरमिन होगा। वीडियो की सदाकत प्रूफ करने के लिए मरियम नवाज को वो ऑडियो वीडियो दोनों डिवाइसेस देना पड़ेंगी, उसके बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि सही थी गलत थी। और अब आ जाते हैं दूसरा एस्पेक्ट जी, अगर जज साहब को गिल्टी करार पा भी दिया जाए तो वो प्रोफेशनल कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ जज के मुर्तकिब होंगे, वो डायरेक्ट उसका असर नवाज शरीफ का जेल की काल कोठरी नहीं खोलेगी। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने इंसाफ लेना होता मरियम साहिबा ने, तो देखिए आप घोड़े के पीछे टांगा डालते हैं, टांगा घोड़े के आगे नहीं डलता। अगर उन्हें वाकई इंसाफ लेना होता और इस वीडियो की कोई हकीकत होती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय, आवाम से मुतालबा करने के बजाय, वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ उनकी अपनी अपील ज़ेर इल्तिवा है, जहाँ नवाज शरीफ साहब की अपील ज़ेर इल्तिवा है, वहाँ एक CM दाखिल करते, मुतफरिक दरख्वास्त दाखिल करते और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते। बाद में कोर्ट समझती कि अगर इसका कोई असर है तो इसको अपील के टाइम कंसिडर कर लेती। तो ये तो बिल्कुल बात समझ से बाहर है कि सिर्फ एक जज को एक ओहदे से हटा दिया ताकि शफाफ इंक्वायरी हो सके, उसका ये मतलब समझ लिया जाए। तो फिर नवाज शरीफ ही क्यों, बाकी भी जितने इन्होंने अपने कैरियर में लोगों को, हजार लोग होंगे जिनको जेल भेजा होगा, फिर क्या सबको छोड़ देंगे? वो ऐसा नहीं होता। और अगर इंक्वायरी जज साहब को तो ओहदे से हटा दिया गया है, क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त मरियम नवाज को भी ओहदे से हटाएगी? क्योंकि उनके ऊपर भी तो इल्जामात लगे हैं रिश्वत देने के, जज साहब को इन्फ्लुएंस करने के, बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं। बल्कि मैं तो मुतालबा करूंगा कि अगर जज साहब को ओहदे से हटा दिया शफाफ इंक्वायरी के लिए, मुस्लिम लीग को चाहिए जरा सी गैरत करे और मरियम नवाज को भी ओहदे से साइड पे करे, घर बिठाए कि बीबी जब आपके इल्जाम जब तक साबित नहीं होते आप आके मीडिया पे आके बातें करना बंद कर दें और मुस्लिम लीग के इजलासों में और पब्लिक रैली से खिताब करना बंद कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। शहबाज गिल साहब, एक तो मैं आपको जरा सुना देता हूँ, फारूक नसीम साहब आज क्या कह रहे थे कि क्या सजा हो सकती है, कितनी हो सकती है अगर एक जज पर दबाव डालने की कोशिश की जाए। जरा सुनवाइए फारूक नसीम साहब ने क्या कहा। सेक्शन 31A है, 31 स्मॉल a है नैब ऑर्डिनेंस का 99 का, जो कि इस तरह की बात करता है कि कोई भी शख्स ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोर्स ऑफ जस्टिस को, इन्वेस्टिगेशन को, अदालत को, अदालती फैसले को, तो फिर उसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। अच्छा, अब 31A है नैब ऑर्डिनेंस का जो ये कहता है कि 10 साल की सज़ा हो सकती है। शहबाज गिल साहब, ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया या आज की इस डेवलपमेंट के बाद आसान हो गया? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। देखिए, बात यह है कि कोई भी जब सिचुएशन आपके सामने आती है, स्पेशली जब कानूनी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आपको देखना होता है कि उसके कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कानूनी इम्प्लीकेशंस की वजह नहीं बन सकती, हाँ कानूनी इम्प्लीकेशंस शायद पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की वजह बन सकती हैं। अब अगर हम इस सारी सिचुएशन को देखें, जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जो नैब के ऑर्डिनेंस 31A, उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर नैब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, नैब की कोई भी कार्रवाई के दौरान अगर आप उसको किसी तरीके से भी इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 31B एक और क्लॉज है जिसके तहत नैब ही अपनी एक कमेटी बनाती है
जिसमें नैब चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे और उसके साथ एक आध और उनके नैब की हायरार्की में से लोग होंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे, जी प्रोसिक्यूटर होंगे, और वो इन्वेस्टिगेट, जी प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे, जी प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे, शुक्रिया सर, प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी 10 साल तक कैद हो सकती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस वीडियो की जो सियासी साइड है उसकी तरफ। सियासी साइड इसकी ये है कि एक ऐसी मुजरिम जो सर्टिफाइड मुजरिम है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फेक डीड के ऊपर अलग से वर्डिंग मौजूद है और जो ट्रायल कोर्ट है उसकी अलग से मौजूद है, और अगेन नैब का जो ऑर्डिनेंस 30 है उसके हिसाब से ड्यूरिंग द केस या ड्यूरिंग द अपील अगर कोई शख्स नैब में कोई जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाता है तो उसके खिलाफ जो चार्ज है और उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस मुकदमे के या अपील के खत्म होने के बाद दायर की जा सकती है। वो टाइम बार्ड नहीं, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है। सही। अब वो जो मरियम साहबा कहती हैं कि डबल उन्हें चार्ज किया जा रहा है, तो उन्हें तो अभी इस जुर्म में चार्ज कभी किया ही नहीं गया, ये पहली दफा किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पहले उस केस में इन्हें सजा हुई है। इरशाद अली साहब, ये जो एक तो मेरा ख्याल है ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने प्रेस रिलीज की है, क्योंकि आज की इस बयान हल्फी जो है उसमें इसका रेफरेंस मौजूद है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी ये हवाला दिया था, प्रेस रिलीज में भी कहा था। तो अब ये मामला अदालत में चला गया। चूँकि एक चीज़ डिस्कस हो रही है, अभी मैं बैरिस्टर मसूद शाह से पूछता हूँ, रीट्रायल उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या रीट्रायल की तरफ मामला जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये मरियम साहबा के लिए अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उनकी फेवर में जा रहा है पॉलिटिकली। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, एक दो चीज़ें हैं, ज़रा मैं डिटेल बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि रीट्रायल क्यों? उस जो फैसला आया है जो जज अरशद मलिक साहब ने दिया है, उसमें जो बुनियादी चीज़ देखने की है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें अपने डिफेंस में कोई दस्तावेज़ पेश की है, कोई मनी ट्रेल पेश की है, कोई गवाह पेश किया है, अपना जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया क्या बतौर गवाह के उन्होंने रिकॉर्ड कराया या ऐसे ही रिकॉर्ड करा दिया? उन्होंने बतौर गवाह के अगर रिकॉर्ड कराते तो उस पर वो जरा होनी थी। इसलिए वो बयान भी जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया तो उन्होंने कह दिया कि बयान में रिकॉर्ड करा। अच्छा, पहले उनकी शैला साहबा की सुन ले बात, क्योंकि वो अधूरी रह गई थी। शैला साहबा, आपकी बात मुकम्मल हमने सुन ली, जहां तक आप बात कर रही थी, बस आखिरी चंद जुमले शायद रह गए होंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, आप ये कह रही थी कि प्रेस रिलीज जो है वो उसकी तरदीद उन्होंने की है। ऐसी कोई तरदीद हमारे सामने नहीं आएगी जिसमें उन्होंने कह दिया हो कि मैंने प्रेस रिलीज जारी नहीं की या मेरी वो नहीं थी। वो अपने उस मौके पर कायम है, बल्कि उसके अल्फाज उन्होंने आज इसमें भी इस्तेमाल किए। देखिए, एक मिनट जी, मैं बात कर लूं? जी जी। देखिए, उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा था कि ऐसे कोई बात नहीं है, और मैं जो हूँ वो भट्ट साहब से मिलता हूँ, मेरे जाती दोस्त है, यही था ना उस प्रेस रिलीज में जी। उसके बाद मेरी इन गुनाहगार आंखों ने टीवी पे ये देखा कि मैंने ना आज कोई प्रेस रिलीज दी ना कल, फिर वो गायब हो गए, फिर वो क्लिप गायब हो गया। वो तो सब कहेंगे, अब फिर वो क्लिप गायब हो गया। लेकिन उस प्रेस रिलीज से ये बिल्कुल बयान हल्फी मुख्तलिफ है। और मैं ये समझती हूँ कि आज के पैनल में PMLN के लोग को होना चाहिए था। और इस सारी सूरत हाल में बहरहाल मामला यह है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आप उम्रे पे गए हैं, हर आदमी की कहीं ना कोई गलती होती है। अल्लाह ने आपको बुलाया, आप वहां पे अल्लाह के घर पे खड़े हुए आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, और यहाँ पे आके आप किसी से कह नहीं रहे। सही है, ये तो सोचने की बात है ना। अभी चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई, चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई, ठीक है जी, और उस पे कोई नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं ब्लैकमेल हुए। इसलिए नहीं हुए कि आपने उसको समझाने के सीरियस बनाया जाए, और उसकी किसी ने फ्रेंसिक की बात नहीं की, जबकि होनी चाहिए थी।
और इस वीडियो पे भी हम कहते हैं फोरेंसिक होना चाहिए था, लेकिन अब अगर हर आदमी जो है कोई ना कोई रीजन देख के हट जाएगा, अगर इनको हटना है तो फिर चेयरमैन नैब को भी हटना चाहिए था। जी, उस पर तो आप सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मौका दिया था कि उनका जाती मामला है। हमारे जो है ना मुख्तलिफ उस पर आप सब ने कह दिया था कि उनका जाती मामला है। नहीं सुनना चाहिए। देखिए असदुल्ला साहब, हमारे मौक़िफ़ नहीं चलने चाहिए कि मरियम वीडियो लाएं तो पहले फिरदौस आशिक खान आ जाएं, बैठ जाएं, पूरी पार्टी का हर एक आदमी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर अदालत से बात हो, फिर चेयरमैन नैब की वीडियो आए तो हमारी बात मान ली जाए। हम तो बुरे लोग हैं। कोई इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का, इदारों की अज़मत का कोई रूल होना चाहिए कि अगर किसी हेड की या किसी जज की कोई चीज आई है तो क्या तरीका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने तफसील से बात कर ली। जरा इरशाद साहब, अब आप कहिए क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि रीट्रायल की मामला तो उस वक्त सूरत होती कि ये कोई चीज़ लेके आते उस फैसले के खिलाफ, फैसले के दौरान इन्होंने कोई मनी ट्रेल नहीं दी, कोई गवाह नहीं पेश किया, कोई सबूत पेश नहीं किया अपने हक में। जबकि दूसरी तरफ से कि हमने तमाम सबूत, डॉक्यूमेंट, हर चीज पेश की, लेकिन चूंकि कहाँ की ये तो खुद कहते रहे कि हम नहीं पेश, ये यानी जब जज साहब कोई गवाह पेश नहीं किया था, जब सुप्रीम कोर्ट में थे तो अजमत शेख ने कहा कि काश आप एक कागज़ का पुर्जा पेश कर देते, नहीं किया। JIT के सामने इन्होंने कुछ पेश नहीं किया। जज बशीर साहब की अदालत में इन्होंने कुछ पेश नहीं किया, कोई गवाह नहीं। उनके 130 देखिए गवाह पेश नहीं कर रहे क्योंकि हम समझते हैं कि 12 सबूत हम पर नहीं है, 130 के करीब गवाह पेश हुए हैं नैब की तरफ से दोनों केसेस में जी। इनका एक गवाह पेश हुआ है। इन्होंने तो अपना जो बयान रिकॉर्ड कराया है वो भी रिकॉर्ड गवाह के तौर पर नहीं कराया क्योंकि उस पर जरा हो सकती थी, मियाँ साहब जरा फेस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये तो उस सूरत में होता है कि उस फैसले के अंदर। अच्छा, अब अगली सूरत है, एक तरफ बात है उस खातून की जो सज़ा याफ्ता हैं जालसाजी में, और अभी उन्होंने ट्रायल होना है। लोग बाज़ कह रहे हैं कि ये उसी केस का ट्रायल नहीं हो रहा, ये उस केस का नहीं है। देखिए 2 केसेस थे। जब ये जज के पास केस आया था उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि इयानत जुर्म कर रही हैं अपने बाप को बचाने के लिए, और दूसरा ये था कि डॉक्यूमेंट जाली पेश करना बजाते खुद एक और जुर्म है। पहले जुर्म की उनको 7 साल सज़ा हो सकती है, इसकी भी इस जुर्म की सज़ा नहीं हुई। एक और मुगालता पैदा किया जा रहा है कि देखें जी वो टाइम बार्ड है, 1 साल हो गया। नहीं, टाइम बार्ड नहीं है क्योंकि वो केस अभी भी जिंदा है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि हसन और हुसैन उसमें मफरूर हैं। जब तक वो पेश नहीं होते, लेकिन इनका केस और उनका केस अलग कर दिया था। नहीं, अलग करने के वजूद उसी केस का हिस्सा है ना, वो इसलिए कर दिया था कि ताकि उसका फैसला हो सके। जब वो मफरूर हैं उसी केस में, तो उस वक्त तक वो केस जिंदा है और कोई टाइम बार नहीं है। अब आते हैं इस जज साहब के मसले। जज साहब ने जो कुछ पेश किया है उसमें आप कर सकते हैं, उसका फैसला लिखा हुआ है उसमें। जी हाँ, बिल्कुल, तभी किया गया था। अब जज साहब का जो मामला है, जज साहब ने एक बयान हल्फी दिया है। तीसरी बात जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें रियासत ने या अदालत ने तो ये जिम्मेदारी कबूल की कि चूंकि उसका एक स्कैंडल आया है, आइंदा मशकूक ना हो मामला, उसको हटा दिया। ठीक, क्या ये जिम्मेदारी मुस्लिम लीग कबूल करने के लिए तैयार है कि अपनी वीडियो पेश करे अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? ये कभी पेश नहीं करेंगे। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, की बात कर रहे हैं? जो वीडियो उन्होंने उस दिन दिखाई या जो वीडियोस मौजूद हैं इनके पास, क्या ये अपने डिफेंस में ओरिजिनल वीडियोस पेश करेंगे? तभी बात होगी ना। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस इनका अपील चल रही है उसमें पेश करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए पेश नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले अगर करना होती तो वो अपील में जा चुके होते। तो इसका मतलब ये है कि एक ब्लैकमेल किया जा रहा है अदालत को, ठीक, ब्लैकमेल किया जा रहा है फौज को, एजेंसियों को, रियासत को, रियासती इदारों को, और फैसला हासिल करने ब्लैकमेलिंग के ज़रिए। ये भी एक ब्लैकमेलिंग है। ये जज अरशद मलिक को सिर्फ नहीं किया गया। ये जो बात मैं तो सलाम करता हूँ आज कम अज़ कम आसिफ सईद खोसा साहब को जिन्होंने माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये माफिया का तरीक़ेकार है। भाई आपने अगर केस अदालत में या आप ना लड़ते, आपने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, JIT में, अदालत में, अब आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, आप
वो किरदार अदा कर रहे हैं जो मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में किया था कि एक जो कानूनी केस था, अदालती केस था, उसको अवाम में लाए थे। लेकिन ये समझना कि अवाम इस मुल्क के इतने बेवकूफ़ हैं कि वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर तो आपने लड़ाई लड़नी है जमहूरियत की, वाले साहब की, तो हसन और हुसैन क्यों आके नहीं लड़ते? उनको भी लेके आए, सलमान को भी लेके आए। लोगों के बच्चों को आप सड़कों पर निकालना चाहते हैं, आप लंदन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जो इसमें बाकी किरदार हैं, शहबाज गिल साहब, मैं फिर बैरिस्टर साहब के पास आता हूँ। ये शहबाज साहब, ये बाकी जिन किरदारों का नाम आया है, जिसमें नासिर भट्ट भी हैं, नासिर जंजुआ भी हैं, और बराह रास्त नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, ये दोनों अलग अलग इंक्वायरीज होना चाहिए, होती हैं कि जिसमें एक तरफ उन इल्ज़ामात की तहकीक हो जो मरियम साहबा लगा रही हैं, और फिर उन इल्ज़ामात की तरदीद दूसरी जानिब जो अरशद मलिक साहब की तरफ से इस ख़ानदान के ऊपर लगाए गए हैं, या ये एक ही इंक्वायरी होगी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ये किस तरह से मामला आगे चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि आला तरीन जो अदलिया है उन्होंने इसका नोटिस लिया है, तो वो तो अब आला अदलिया ही डिसाइड करेगी। और उससे पहले भी आला अदलिया के पास ही ये था केस, जो हाई कोर्ट है उसको भी हम आला अदलिया ही होती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसमें दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने, आप एक और पहलू को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए कि जज जो अरशद साहब हैं, उन्होंने अपना एफिडेविट जमा करवाया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है रेलेवेंट, जो उनकी चेन ऑफ कमांड है। और रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो परमानेंट चीफ जस्टिस हैं जो छुट्टी पे हैं शायद, उनके साथ मशवरा करके उन्होंने ये इस पे दो तरह की कार्रवाई की। एक कार्रवाई तो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने ये की कि इस बयान हल्फी को, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ जो है, ये हिल मेटल में जो इनको सज़ा मिली हुई है, उसमें उसकी जो उसकी लगी हुई है इस टाइम अपील, वो उसके साथ नथी कर दिया गया, क्योंकि ये तमाम की तमाम ब्लैकमेलिंग थी उसमें से निकलने के लिए। एक एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या दूसरा गैर कानूनी काम किया जा सकता है? यानी मैं आला कत्ल बरामद करने के लिए किसी को अगवा कर सकता हूं, एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है? तो जवाब था कि नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है आपकी। तो ये मरियम सफदर अवान साहबा ये कर चुकी हैं। अब आप देखिएगा, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल लीडर हैं इनकी। पहले इन्होंने अपने वालिद को इस सारी चीज में फंसाया, आप देखेंगे अब अपने चचा को, अपनी पार्टी को फंसाएंगे। तो और 10 लोग शामिल हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो चलाई नहीं रही वो इस काफले में। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगी। दो चीजें बैरिस्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, शैला साहब फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो आप कहना चाह रही हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब दो बातें मुझे बताइए। मुझे तो रिस्पॉन्ड करना नहीं, आप तीनों प्रोग्राम कर रहे हैं ना, चारों आप चारों कर रहे हैं, चारों आप तो एंकर हैं, वो तीनों एक पेज पे। मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि आसिफ जरदारी साहब पर कभी कुछ प्रूव नहीं हुआ 10.5 साल में भी, लेकिन आप इस तरीके को सीख गए थे। इसलिए इमरान साहब ने पहले एमएनएसटी ली अपनी ऑफशोर कंपनी पे, और अलीमा बाजी ने बाहर जायदाद बनाई और अब एमएनएसटी ली। हम पे तो आज तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। परसों आप बड़े जेल मैनुअल पे बात कर रहे थे और आपने कहा आदि मुजरिम, तो आदि मुजरिम जेल मैनुअल में वो होता है जो कम से कम 3 दफा अच्छा, अब आप है ना, मुझे बात करने दे। आपने बड़ी लंबी स्पीच की है और ये मैं समझती हूँ कि ये पैनल जो है इसमें PMLN नहीं है, तो आप इसका नाम आज के प्रोग्राम का टॉपिक रखते आओ, चलो मिलकर PMLN की बुराई करें। नहीं, आपने पहली दफा मेरी आवाज कट गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा था पहली दफा मेरी आवाज आपने कटवा दी। मेरी तो गुजारिश सुन लें। आप 2-3 मरतबा कह चुकी हैं PMLN के लोगों को दावत दी गई, वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाह रहे। नून लीग को आपका क्या ख्याल है कि हमने उनको प्रोग्राम के उनके बगैर वो पीटी, हम दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं कर रहे? लग रहा है आज क्या मिलके नहीं, आपको फिर दावत क्यों दी गई होती है? आप भी जगह हम एक और बिठा लेते। एक आदमी खामा-खा मेरी पार्टी को लपेट रहा है, जबकि मेरे साइट पे ना 18 बेनामी अकाउंट हैं, आपके 18 बेनामी अकाउंट हैं। जी, मेरी पार्टी या उनकी पार्टी एक दूसरे की केसेस में नहीं बोलेगी,
ना हमारा एक दूसरे के केसेस से कि किसी को सपोर्ट करे कोई ताल्लुक बनता है। हाँ, अलबत्ता हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह से एक बात तो बड़ी गौर तलब होती जाएगी आइंदा कि अरशद मलिक साहब के पास बाबर रवान साहब का भी केस था। तो ये बातें बड़ी सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे एक बात याद है कि जब मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन का जस्टिस सिंध से ताल्लुक रखते थे, वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमपीए लड़े थे, फिर उन्होंने सियासत छोड़ी जस्टिस कुर्बान दीदार अली शाह थे शायद, और फिर वो जस्टिस बने। लेकिन जब वो जस्टिस बन गए और उनका नाम इलेक्शन कमीशन के मेंबर में आया, उनके बहुत अच्छे पुराने फैसले थे, सब था, लेकिन उनको कंट्रोवर्शियल किया गया और उनको नहीं बनने दिया गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि नैब के जो ये सियासी केसेस हैं, क्या इसको इस तरह से कंसीडर किया जाएगा कि नैब के जो ये सियासी केसेस चल रहे हैं कि पहले जो उस पार्टी में था फिर इस पार्टी में आया तो वो बरी हो गया, और दूसरा आदमी जो आपके राजा परवेज अशरफ है वो उसमें खड़े हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त वो लोग जो कि कानून नहीं समझते, वो इसमें ना बोले, और बाकी पीटीआई की जो कानून समझते हैं, जो कानून समझते हैं उनसे पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, दो चीज़ें मुझे बताइए। एक तो अगर ये जो 16 तारीख को समाअत हो रही है, ये तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चलती है, तो कानूनी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शख्स बोला है, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ, क्या उन्हीं पर ये कार्रवाई चलेगी या जो 10 लोग साथ में बैठे हैं उनके वो भी इस जुमरे में आते हैं? एक बात तो ये। दूसरा, ये रीट्रायल के इम्कानात क्या होते हैं? और मलिक कयूम वाली जो ऑडियो रिलीज हुई थी उसके बाद हमने देखा था रीट्रायल हुआ था, क्या आपको यहाँ पर भी इम्कानात नजर आते हैं? नहीं सर, रीट्रायल नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी अपील चल रही थी, देखिए वहाँ पेश हुआ था और उन्होंने कहा था, जज ने कहा था, ये मसरूर शाह से ज़्यादा बता सकते हैं, उन्होंने उसको अलग रख दिया था। उन्होंने कहा हम मेरिट पर फैसला करेंगे, इसको नहीं हुआ। उसमें सिर्फ ये हुआ था कि दोनों जज मुस्ताफ़ी हो गए थे जी, यानी जस्टिस कयूम और राशिद अजीज जो थे वो मुस्ताफ़ी हुए थे। रीट्रायल नहीं हुआ था केस का, केस की अपील चल रही थी। अपील अच्छा, चलें, मैं आप भी जरा बता दें, मैंने आज यही पढ़ा है कहीं पर कि रीट्रायल हुआ था। देखिए ऐसा होता है जी, एक्सेप्ट हो गई थी जी। इसमें ऐसा होता है जी कि ये जो बात कर रहे हैं, ये कोटकना केस की बात कर रहे हैं, उसमें केस रिमांड हुआ था मेरे ख्याल में। होता ये है जी कि अगर ऐसा केस है, अब तो चाहिए तो ये था कि मरियम नवाज साहिबा खुद जब उनके हाथ ये सबूत लगे तो इनको चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इनकी अपीलें ऑलरेडी पेंडिंग है उधर ये दरख्वास्त देती, मुतफरिक दरख्वास्त, और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाती। बहरहाल अब कोर्ट ने खुद फराखदिली को मुजाहरा करते हुए इसको वीडियो को नवाज शरीफ साहब की जो अपील है उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। सितंबर में वे केस सुना जाएगा और कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करेगी, 2-3 सवाल देखेगी। एक, क्या ये वीडियो असली है? दूसरी, ये किस वक्त की है? अगर तो फैसला हो चुका है और उसके बाद की है, उसके और असरात होंगे या ये दौरान ट्रायल के हैं? और तीसरी, क्या जो इसमें प्रेजुडिस दायर किया गया वो इतना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते? लेकिन द फैक्ट कि अगर ये वीडियो असली है तो पिछले मिसालें मौजूद हैं, ना सिर्फ कोटकना केस की बल्कि हालिया दिनों में एक प्राइवेट टीवी चैनल के मालिक को जालसाजी के जुर्म में पकड़ा गया था और उसमें उनको जमानत हो गई। जो एडिशनल सेशन जज साहब थे, किसी और मामले में उनकी इंक्वायरी हुई तो पता चला वो तो 50 लाख रुपए रिश्वत दे के जमानत ली थी। उनका भी केस हाई कोर्ट में था, वो वापस दोबारा रिमांड हुआ था, नीचे किसी और जज साहब के पास गया था। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये प्रूव होता है कि ये वीडियो असली है, तो ये केस रिमांड होगा, नवाज शरीफ साहब की ये सजा खत्म हो जाएगी और कोई और एहतसाब के जज साहब इस केस को दोबारा सुनेंगे। ये तो कानूनी पोजीशन है और कोर्ट इस मामले में ज्यादा लीवरेज देती है कि ये ना हो, क्योंकि देखिए इंसान से इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। तो अगर ऐसे शकूक शुबात पड़ जाएं जिसका बेशक मटीरियल फर्क नवाज शरीफ के केस में ना हो सकता है, जो शवाहिद आए हैं उसकी बुनियाद पर अगली कोर्ट भी नवाज शरीफ को सजा ही दे दे, लेकिन सिर्फ वो जो इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, उस एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए
कोर्ट इसको नीचे भेज दे। Right. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो वो तो सिर्फ एक सजा है अगर ये प्रूव होता है कि वीडियो जाली है। नेचुरली वीडियो बनाने वाला, वीडियो डेसिमेट करने वाला, प्रोपेगेट करने वाला वो अदलिया की स्कैंडलाइजेशन में मुलविस होगा। और इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पैक्टो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो ऑर्डिनेंस है, उसकी दफात इसमें अट्रैक्ट होती है। वो बहुत सवियर सजा है और उसमें ये ज्यादा सवियर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो 6 महीने कैद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लीगल एस्पेक्ट। राइट जी, ये बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुख्तसर ब्रेक में और बाकी मेहमानों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा सेनेट के हवाले से कि इमरान खान साहब सादिक संजानी साहब को यकीन दिला रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कामयाब नहीं होगी। किस बुनियाद पर इमरान खान साहब कह रहे हैं? अपोजिशन समझ रही है कि इमरान खान साहब अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो उन्होंने फिर कुछ इलीगल प्लान कर रखा है, शायद सेनेटर्स को खरीदने का प्लान कर रखा है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनवाते हैं। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। इस वक्त एक तहरीक जो है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन लेकर आ रही है और दूसरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सलीम मानवी वाला, उनके खिलाफ हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है। जी शाहद आरिफ साहब, अगर तो आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को बचाना है, नाकाम बनाना है, तो उसमें फिर दो ही रास्ते हैं, या तो सेनेटर्स के ज़मीर जगाए जाएँ या उन्हें ख़रीद लिया जाए। शायद खाकान अब्बासी साहब को लगता है उन्हें ख़रीद लिया जाएगा। देखें, मुझे तो जब नून लीग का कोई बंदा ये बात करता है, जिन्होंने आबाद किए, छांगा मांगा, जिन्होंने इस मुल्क में सियासत में आला सतह पर ख़रीद फ़रोख्त का कारोबार किया, वो ये जब बात करते हैं ना ख़रीद फ़रोख्त की, तो कम अज़ कम उनको आए ना मुझे शर्म आती है कि ये रास्ता नहीं है ना इमरान खान। 67 रास्ता नहीं है? देखिए इशू नहीं, देखिए इशू क्या है, इशू क्या है, जब संजरानी साहब बने थे उस वक्त किसकी अक्सरियत थी, वो कैसे बन गए थे? वो इसलिए बन गया था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल गए। हो गया ना, तो आज भी ऐसा हो सकता है। देखें, जो ये सीक्रेट बैलेट है, इलेक्शन है, और जो मरियम नवाज साहिबा ने मुस्लिम लीग की हालत कर दी है, हमसे लोग मिलते हैं, आपसे मिलते होंगे इस वक्त, MNA सेनेटर्स MPs कहते क्या हैं कि इस खातून ने और इनके वाले साहब ने हमारी सियासत ख़त्म करने का बंदोबस्त कर लिया है। हमें ये फ़ौज से लड़ाना चाहते हैं, हमें ये अदलिया से लड़ाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना। ये जो जाके 10 या 15 लोग मिले हैं वज़ीर आज़म से, ये MPA खुले मिले हैं ना, खुल के दिन के रोशनी में मिले हैं ना। क्यों मिले हैं? मसला ये है कि अगर आज इनके पास अक्सरियत है, ये कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट अदम एतमाद की तहरीक लाए क्यों नहीं है? आपको पता है कि रिक्विजिशन की तहरीक है और उसमें लिखा हुआ है कि जी हम चूँकि अदम एतमाद की तहरीक जब स्पीकर पर या चेयरमैन सेनेट पर लाती है, ये मसूर से बता सकते हैं, उसमें लिखा होता है, इल्ज़ाम होता है कि जी आप पर ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, इसलिए आपको साथी जाने पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो ये तो एक सादा सी करारदाद ले आए हैं सिर्फ हुकूमत को जिद करने के लिए। मुझे तो शक ये है कि ये ना हो कि संजरानी बैठा रहे और ये मानवी वाला साहब फारिग हो जाएं, इसलिए कि अगर हुकूमत और उनके ताजियों का ज़मीर तो जाग सकता है ना। हाँ, ज़मीर जाग सकता है। अगर ज़मीर जाग गया तो अच्छा, शहबाज गिल साहब, ज़मीर जाग रहा है सेनेटर्स का और बिला वजह जाग रहा है या कोई वजह है? जी देखिए, इसमें दो बातें आप ज़हन में रखिए। जब भी आप कोई भी तहरीक पेश करते हैं, अदम एतमाद हो या आप सड़कों के ऊपर अवाम के सामने तहरीक पेश करें, तो आपको हमेशा रीजन देना पड़ता है, मुद्दा देना पड़ता है। ठीक, आप अवाम को जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई क्यों आपके पीछे चला जाए, ठीक, या मेंबरान को अपने आप रीजन देते हैं क्यों चला जाए। देखिए, अगर तो PMLN की लीडरशिप ने या PPP की लीडरशिप ने अपने लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए कभी किसी जगह पे स्टैंड लिया हो, मेंबर्स को तो ये 2-2 साल मिलते नहीं थे। आपको पता है, पूरी गवर्नमेंट के दौरान नवाज शरीफ साहब आगे से उंगलियों का आधा हिस्सा मिलाते थे, शहबाज शरीफ साहब अंदर नहीं घुसने देते थे। आज इन्हें मेंबर्स की याद आ जाती है जब इन्होंने असल में अपनी करप्शन को बचाना है,
तो बुनियादी तौर पर जो सेनेट में भी ये लेके आए हैं, जैसा कि इरशाद आरिफ साहब फरमा रहे हैं, उसमें कोई वजह नहीं दे रहे। नहीं तो ऐसी वजह तो आपको भी देनी पड़ेगी सलीम मांडवीवाला साहब के खिलाफ। आपके पास क्या रीजन है सलीम मांडवीवाला? हम बताते हैं हम क्यों ये वजह दे रहे हैं। हम ये वजह दे रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वो इन्वॉल्व है ये इस सारी अनरेस्ट। हम ये वजह दे रहे हैं कि वो सलीम मांडवीवाला साहब जो है वो ये सारी अनरेस्ट करने में इन्वॉल्व है, तो इसलिए उनको हटा देना चाहिए। हम तो वजह दे रहे हैं। संजरानी साहब ने ऐसा क्या किया है? हमारे ख्याल में तो मांडवीवाला साहब जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं संजरानी साहब के साथ, अपने जो कलीग हैं उनके सीनियर हैं, चेयरमैन हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं वो। हमारे पास तो वजह है। क्या किया है सादिक संजरानी साहब ने? ऐसा क्या किया? ये वैलिड क्वेश्चन है। शैला साहबा, ऐसा क्या किया साजिद संजरानी साहब ने जिनको आप खुद लेकर आए थे? वोटिंग है। अच्छा, पहली बात तो ये है अपनी दिल से वोट करेंगे। हाँ, दिल से वोट करेंगे, अपने जमीर से वोट करेंगे, जो बेहतर लफ्ज है, दिल की बजाय भी जमीर। नहीं, लेकिन शैला साहबा, जिनको आप इतने शौक से खुद लेकर आए थे, आपने खुद चूज किया, आप पूरी कैंपेन की, उनको लेकर आए, उनसे क्यों नाराज हो गए? क्यों उनको हटाना चाहते हैं आप? अच्छा, पहले हम रीजन की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा अवाम के भी, और उसमें तो अवाम तो खुद ही निकल पड़े हैं आपके खिलाफ। और कोई जाए या न जाए, ऑपोजिशन बकौल आपके कुछ करे न करे, अवाम जो है ना वो आपको लेके जाएंगे। कहाँ आज आटे की 80 किलो वाले थैले की कीमत पहुंच गई है, और सारा चाहे मर्दान हो, नौशहरा हो, शेखुपुरा हो, गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, सब बंद पड़े। शैला साहब, क्या होगी वैसे कीमत आटे की इस वक्त? किलो आटा कितने का? अवाम की तो बद्दुआ आपको लेके जाएगी। अच्छा, वैसे बताएं तो सही, वो ये है कि आटा कितने का हो गया? आप अपनी बारे में बोलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कल इनसे आटे की कीमत पूछिए। जी हाँ, कल 80 रुपए पे 370 रुपए जो है वो बढ़े हैं डायरेक्ट। मैं एक घरेलू खातून हूँ जो अपने घर का काम भी खुद करती हूँ, और 80 रुपए पे 580 बढ़े, और 50 किलो के थैले पे 370। ठीक है, और सौदा भी खुद लेकर आती हूँ, इम्तियाज पे जाती हूँ खुद। अच्छा, चले आप एड्रेस। दूसरी बात ये है जी, मैं आपको बता देती हूँ बता देती हूँ आपको, ये जो आजकल मेरी टांग टूटी है, इसीलिए वो टिकट जो गायब हुआ वो भी मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, आजकल नहीं पका रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अदम एतमाद जो है ना वो नहीं आ रहा है, रिमूवल ऑफ चेयरमैन है। ठीक है, क्यों? पहले जब पीटीआई हमारे साथ थी तो किसी ने रीजन नहीं पूछा। ये जमहूरियत है, अगर नंबर जो है ज्यादा नंबर एक साइड होकर कोई फैसला करना चाहते हैं और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है मैटर, तो इस पे क्या मामला है? नहीं, लेकिन पहले पीटीआई हमारे साथ मिली थी, हमारे साथ बुरे लोगों के साथ, तो हमें एक चेयरमैन ले आए थे। तो अब अगर कुछ सेनेटर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि सब मिलकर जो है वो संजरानी साहब को हटाएं और एक नया चेयरमैन सेनेट लेकर आए, तो जमहूरियत तो आप एतराफ कर रही हैं कि संजरानी साहब में प्रॉब्लम कोई नहीं है, हाउस को वो बहुत अच्छा चला रहे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन बस आपका नंबर हो गया पूरा, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए, हाउस में सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना, और जमाते भी हैं। तो इस अखलाकी बुनियाद पर फिर आपको जब सादिक संजरानी साहब को लाए थे, तो पूरी होनी चाहिए। मैं अखलाक की भी बात कर रही हूँ, मैं कानूनी भी बात कर रही हूँ। जब पीएमएलएन को अपना चेयरमैन लाने देना चाहिए था उस वक्त जब आप सादिक संजरानी साहब को लाए थे। अच्छा, मैं पहले जो बात कर रही हूँ उसको सुन लें। जब उनके लिए करारदाद मूव हो गई, उसके बाद उनको पीएम को उनसे नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, अब रही बात कि इखलाकी बात कर रहे हैं आप, जो उस वक्त सूरत हाल चल रही थी, जिस तरह से पीएमएलएन ने जो है पीपल्स पार्टी के साथ किया हुआ था और पीटीआई के साथ किया हुआ था, जो अब इन्होंने इंतहा पे पहुंचा दिया है। एनएफसी नहीं किया था, सूबों को हिस्सा नहीं दिया था, उस वक्त भी ओगरा में, नेपरा में हमारे लोग नहीं थे, उस वक्त भी सीसीआई की मीटिंग नहीं होती थी, अब भी नहीं होती। उस वक्त भी जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग जो साल में 2 दफा होनी चाहिए जून तक, वो नहीं हो रही थी और सही फैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने तो दूसरी मीटिंग ही नहीं की। तो हम ये समझते हैं कि इनको बताना पड़ेगा कि हुकूमत को कैसे हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए हम संजरानी साहब को लाए। तो उस वक्त ये हमारे साथ थे, क्योंकि नहीं ये बातें बुरी लगती थी। अब ये इंतहा पे पहुंची हुई है बातें, सुबह को उनका हिस्सा नहीं मिला, एनएफसी नहीं हुआ। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी 30 जून तक मीटिंग होनी चाहिए थी। इन्होंने उसकी मीटिंग करने के बजाय नेशनल डेवलपमेंट
इकोनॉमिक काउंसिल बना रहे, जी यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के होते हुए आप एक और बना रहे। जी देखें, बात तो यह है कि को भी हमें जितनी बताना भी पड़ेगा। शिकायत हैं अपोजिशन को, वो हैं या इमरान खान से, या शिकायत हैं चेयरमैन नैब से, या शिकायत हैं अदलिया हमारा से, decision और है ना कि गुस्सा हमें निकाल क्या रहे हैं करना बेचारे है। वो संजरानी साहब पर, जो एक साइड पे बैठ के अदलिया दही से खा हमें रहे हैं कोई आराम से। शिकायत नहीं है। भाई आप तहरीक अदम एतमाद लानी है, मेहरबानी अदलिया करें से वो हमें इमरान खान के शिकायत खिलाफ नहीं लाएं। ये सारी शिकायत जो आपने बयान किए हैं, जो महंगाई अरे हम है, आपके मशवरों NFC पे नहीं है, चलेंगे तो तो हम इमरान क्या खान के सियासत खिलाफ करेंगे? लाएं। उस बेचारे का क्या कसूर है? मतलब है, कोई समझ नहीं आ अगर रही कि हम गुस्सा आपके मशवरों आपको पे है चलते इमरान तो खान आज पर, आपकी बड़ी पार्टी इमरान खान होती, के खिलाफ जो आपकी तहरीक लाएं। ताकत मैं तो थी। इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के जी, खिलाफ लाएं। गिल साहब। महंगाई उसने की है, नहीं, देखिए, आपको मुझे तंग मालूम उसने है किया आपको हुआ है, उनका- गुस्सा आप मैं बात निकाल कर दें रही हूँ। संजानी पर। एक मिनट, शहबाज गिल साहब कुछ कह रहे हैं। जी शहबाज साहब। देखिए इरशाद आरिफ साहब, देखिए इरशाद अहमद साहब, जी, जी। आप पहले जमाते इस्लामी से रह चुके, अगर हम उसकी मैं बात जमात मानते इस्लामी तो से नहीं आप भी रहा। उसके साथ ले जी, मैं वैसे जमात हमारी इस्लामी से अपनी नहीं पार्टी है, रहा, हमारा लेकिन अगर मैं होता भी तो शर्माता नहीं, पीपल्स पार्टी हमारी- में रहना शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।